नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। बिहार में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 243 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होंगे और 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। यानी जनता जनार्दन किसको सर माथे पर बैठाती है और किसकी रणनीति पर मुहर लगाती है, इसका खुलासा 14 नवंबर को होगा। फिर भी सवाल वही है कि जिस तरीके से 2020 के चुनाव में लालू परिवार ने नीतीश कुमार को टक्कर दी थी, क्या इस बार भी वैसा ही चुनाव होगा या फिर कथित वोट चोरी का मुद्दा और एसआईआर का मुद्दा महिलाओं को मिली 10,000 रुपए की सौगात में हवा हो जाएगा? बिहार के चुनाव में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और कभी बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले पीके की एंट्री ने भी एनडीए और महागठबंधन की टेंशन को बढ़ा दिया है। लेकिन एनडीए को नीतीश कुमार की शक्ति पर भरोसा है, क्योंकि नीतीश कुमार और एनडीए के पास मोदी जैसा गेम चेंजर नेता है जिस पर जनता को भरोसा है। हालांकि चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों में अभी तक सीटों का फाइनल बंटवारा सामने नहीं आया है। फिर भी सवाल वही है कि अब की बार महागठबंधन दम दिखाएगा या फिर से बिहार में डबल इंजन की सरकार बनेगी। आज बात इसी खास मुद्दे पर। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ बीजेपी से चर्चा में शामिल है राखी राठौर जी, बहुत स्वागत है राखी जी आपका। कांग्रेस हमारे साथ पौरुष भारद्वाज जी है, पौरुष जी आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अविनाश शर्मा जी, बहुत स्वागत है अविनाश जी। एकलव सिंह जी भी मौजूद है, विषय जानकार हैं। एकलव जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा, क्योंकि आज बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। राखी जी आपसे शुरुआत करते हैं। बिहार में एनडीए अपनी सबसे बड़ी ताकत क्या मान रहा है? क्या आपको लगता है कि जैसी जीत पहले हुई उससे भी बड़ी जीत होगी और सबसे अहम चेहरा बिहार विधानसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं? निश्चित तौर पे श्वेता, और हमारा विश्वास जो है वो हमारे काम पर है। जिस तरह से बिहार 20 साल पहले एक बीमारू राज्य के रूप में अपनी पहचान बना रहा था, जंगल राज, गुंडा राज, वहां पे अपराधियों का संरक्षण सीएम हाउस तक से होता था, ऐसे बिहार को बदल करके आज जो नई तस्वीर पेश की है हमारी डबल इंजन की सरकार ने, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी ने काम किया है, उसके लिए जनता हम लोगों को सपोर्ट करेगी। मैं बताना चाहूंगी, जिस तरह से बिहार 2005 के अंदर जो विकास दर 2% हुआ करती थी, आज 14% विकास दर है। गरीबी रेखा से 2.25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला और गरीबी दर को 18% कम करने का काम किया। जो बजट 700 करोड़ हुआ करता था वो आज 20,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है बिहार का। तो जिस तरह से चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे महिलाओं के उत्थान का काम हो, चाहे वंदे भारत ट्रेन हो, मेट्रो ट्रेन हो, दरभंगा और पटना में एम्स की स्थापना हो, पीएम आवास में 40 लाख लोगों को आवास दिए गए हो, उज्ज्वला योजना में 1.25 करोड़ महिलाओं को कनेक्शंस दिए गए हो, 75 लाख किसानों को सम्मान निधि हो, ऐसे अनेकों अनेक काम है जिनके बूते पर हम बिहार के अंदर अपनी जीत सुनिश्चित मानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है। बिहार में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और श्वेता, मेरी कई बार लोगों से बात हुई, एक डॉक्टर दंपति से मेरी बात हुई जो उस समय लालू यादव के जब कार्यकाल के अंदर बाहर निकल कर आए, उनके फैमिली वालों ने उनको बाहर भेजा, नहीं तो अपहरण हो जाएगा। वहां पे जंगल राज था, शाम को 6 बजे बाद महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती थी, और ये तथ्य है। और मैं तो ये कहूंगी कि सब लोग वहां पर जाकर प्रैक्टिकली देखें कि अब इतना बड़ा बदलाव बिहार के अंदर हुआ है। महिलाएं काम कर रही हैं, महिलाएं बाहर निकल रही हैं। जो गुंडा राज था उसको काफी हद तक कंट्रोल करने का काम किया है। और इसीलिए इस बात के लिए हम अपनी विकास यात्रा के लिए, बिहार को समृद्धि पे ले जाने के लिए जिस तरह से प्रतिबद्ध है प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी, निश्चित तौर पे जीत जो है वो एनडीए की होगी। चलिए, 2 चरणों में चुनाव होना है। पौरुष भारद्वाज जी, अब राखी जी ने तो आधार बताया जीत का एक बार फिर कि जो विकास के काम बिहार में किए और जो बिहार की तस्वीर को बदला गया, लेकिन पौरुष जी, क्या महागठबंधन की जो रणनीति है वो नीतीश मोदी की जोड़ी पर भारी पड़ सकती है इस बार के चुनाव में? और अगर हाँ, तो उसका सबसे बड़ा आधार क्या है? देखिए श्वेता जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि बिहार के अंदर जो है हेडलाइन बदली है, हालात नहीं बदले। वहाँ पे डबल इंजन नहीं, बल्कि सरकार जो है उसको रियल विजन चाहिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं इनसे इस बात को कहना चाहूंगा कि अभी जो एसआईआर वाला मुद्दा हुआ था, उसमें जब हमारे द्वारा चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठाई गई और उसके बाद में चुनाव आयोग ने जो है अपनी गलती मानते हुए सुधार भी किया। हालांकि उसमें कोर्ट का भी एक अहम रोल रहा कि कोर्ट ने कहा कि भाई जो 65 लाख लोगों को इन्होंने हटाया था, उसके बाद जब उनकी सूची चस्पा करने के लिए कहा और उसके बाद में जो वोटर हटाए गए वोटरों की
संख्या जो है वो 47 लाख आ गई। तो देखिए मैं इस बात को ये भी कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी हो या भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हो, ये वहां जाकर के घुसपैठियों की बातें करते हैं लोग। ये अब इनमें इतनी सी शर्म नाम की चीज भारतीय जनता पार्टी में नहीं बची कि अगर वहां पे कोई घुसपैठ नाम की चीज है तो क्या ये केंद्र सरकार की विफलता है या स्टेट गवर्नमेंट की विफलता है? इस बात को ये लोग नहीं कहते, जबकि स्टेट गवर्नमेंट भी वहां पर इनकी है और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ये लोग हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा मुद्दों की। देखिए पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ और आपको पता है कि हम कैसे नॉमिनल मार्जिन से जो है हमारा महागठबंधन जो है सत्ता में आते आते रह गया था, उसके बाद में आज स्थिति क्या हो गई कि जो सुशासन बाबू कहलाते थे वो आज कुशासन के प्रतीक बन चुके हैं। आज बिहार में स्थिति है कि शिक्षा के क्षेत्र उठा करके देख लीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर उठा करके देख लीजिए, आप चाहे रोजगार उठा करके देख लीजिए या आप चिकित्सा क्षेत्र उठा करके देख लीजिए, सभी जगह जो है बिहार जो है बुरी तरह पिछड़ रहा है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण देना चाहूंगा, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते नहीं बल्कि मैं अभी प्रैक्टिकल खुद भुगत के आया हूं। मैं अभी हमारे श्राद्ध थे, मेरे पिताजी का श्राद्ध करवाने के लिए मैं बिहार में गया। वहां पर देखिए कि जो वहां पे नदी है जिसमें हम लोग पिंड दान करते हैं, पिंड वहां पे दिया, आप मानेंगे नहीं कि एक पिंड उठा के पानी में देने वाला था, उससे पहले तो 10-5 लोग एक तरीके से आगे उसको एक जिसको कहते हैं छीनना नहीं, लेकिन वो इस फिराक में थे कि हाथ से पिंड गिरेगा और वो लोग ले जाएंगे। हमारे जयपुर के भिखारियों की बात कर लेते हैं हम लोग। आपको पता है कि हम लोग कभी कोई हमारा त्योहार होता है, हम भिखारियों को कुछ देने के लिए जाते हैं, तो भिखारी भी जो है बड़े नखरे लगाते हैं खाने में। पैसा तो आसानी से ले लेते हैं, लेकिन जब खाने पीने की चीज होती है उसमें नखरे लगाते हैं। बिहार में यह स्थिति है कि वहां पे पिंडदान करने वाले जो पिंड होते हैं उसको लेने के लिए होड़ मची पड़ी है। गरीबी, बिहार की गरीबी की स्थिति है। और अगर बिहार में रोजगार होता तो आज बिहार का गरीब जो है वो दिल्ली की सड़कों पे, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और अन्य देश के हिस्सों में धक्के नहीं खा रहा होता, कैसे वापस नहीं भिजाया जाता। मैं ये बात कहना चाहूंगा। लेकिन पौरुष जी, बिहार की स्थिति तो पहले बदतर थी, कैसे थी वो अभी राखी जी ने बताया, आप कह रहे हैं कि उससे भी बेकार हो गई है। देखिए मैं आपसे इस बात को कहूंगा कि विकास जो है वो एक क्रमिक प्रक्रिया है, परंतु हम जब तुलना करते हैं तो हम दो बराबर के व्यक्तियों में तुलना करते हैं, वर्तमान काल की तुलना करते हैं। यदि हम बिहार के विकास की तुलना आज के काल के अन्य राज्यों से करते हैं तो आप एक लाइन में जवाब, आप ये कह रहे हैं कि इतनी स्थिति खराब है और इसलिए अब बिहार में महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए, तभी तस्वीर सुधरेगी। निश्चित तौर पर ये तो है ही। ठीक है डॉक्टर अविनाश शर्मा जी, सर आप राजनीतिक विश्लेषक है, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगी। बिहार के 2020 के इलेक्शन रहे, किस तरह से टक्कर वहां पर रही है, अब 5 साल बाद अब जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, सबसे अहम चीज आप क्या मानते हैं इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में? क्या मुकाबला वैसे ही कड़ा है या आपको लगता है तस्वीर कुछ बदल सकती है या वोटर्स की सोच कुछ और हो सकती है? देखिए श्वेता, आपके माध्यम से मैं प्रदेश और देश को ये बताना चाहूँगा, निश्चित तौर पर जो बिहार में सन 90 की अगर हम बात करें, जो जंगल राज चला करता था लालू यादव के जमाने में, जो वहां पर नौकरियों के बदले जमीन ली जाती थी लोगों की, वहां गरीबी का आलम इस प्रकार का था कि बिहार बिल्कुल बीमारू और पिछड़े राज्य के तौर पर देखा जाता था, बिहार को देखा जाता था। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2000 और उससे थोड़ा सा पहले की, अगर हम पीछे जाने का प्रयास करें और उससे थोड़ा पीछे की हम बात करते हैं, तो आज बिहार की स्थिति यह है कि बिहार में उद्योग धंधे काफी अच्छे तादाद में लग रहे हैं। बिहार देश में फल और सब्जियों में चौथे और 8वें स्थान पर आता है। बिहार एक उस प्रकार के राज्य की गिनती में आके खड़ा हुआ है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। जिस प्रकार से बिहार ने जो 5 साल में जो डबल इंजन की सरकार ने जो एक विकास के आयाम स्थापित किए हैं, उन आयामों को देखते हुए मैं ये बिल्कुल निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा कि बिहार ने जो 5 साल में और उससे पिछले भी जो नीतीश जी का कार्यकाल रहा, उन सब कार्यकालों में बिहार ने एक अपने आप में ऊंचाइयों को छुआ है। और जिस प्रकार से अभी हमारे बड़े भाई पौरुष भारद्वाज जी बता रहे थे कि स्थिति बहुत बद से बदतर होती गई और विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, मैं ये बताना चाहूंगा निश्चित तौर पर बिहार में जो 1990 और उससे पूर्व के कालखंड में जो बिहार में गुंडा राज चला करता था, 5 बजे बाद महिलाएं तो छोड़ो, पुरुष भी नहीं निकला करते थे। मैं कह रहा हूँ आपको पुरुष भी नहीं निकला करते थे बिहार में। बिहार में जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, और मैं बात ये भी बताना चाहूंगा, ये बताना भूल गए, अभी तो इनमें आपस में सीट शेयरिंग का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं हम इतनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और इनके तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि नहीं, हम उन्होंने अपने आप को सीएम, अरे उन्होंने अपने आप को सीएम चेहरा घोषित कर दिया, उन्होंने अपने आप को सीएम चेहरा घोषित किया, उन्होंने अपने आप को राहुल गांधी 40 सीटों की बात करते हैं और अभी इनके सीट शेयरिंग का नहीं। अरे आपको
दिल्ली में केजरीवाल ने बाहर का रास्ता दिखाया, आपको हरियाणा में बाहर का रास्ता दिखाया अरे भैया, गया, आप अपनी पार्टी को संभालने का प्रयास करो। आप अपनी स्थिति देखो, राहुल गांधी जी की जनसभाओं में इतनी भीड़ उमड़ रही है, उसकी तरफ देखो, और एसआईआर के माध्यम से जो 65 लाख लोगों को एक सेकंड रुकिए, मैं आपसे जवाब लूंगी, पहले बात रखने दीजिए। आप नहीं, उससे सहमत आप बात जवाब दीजिए कि 2027 का चुनाव भी हम उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ेंगे, हमें कांग्रेस की कोई दरकार नहीं है। ठीक है, लेकिन आप ये मानते हैं कि महागठबंधन जो दावे कर रहा है जिस मजबूती के साथ और जो विकास के काम हुए हैं बिहार में, और जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि तस्वीर बदली है, जनता उसी के साथ जाएगी, आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज बिहार का किसान, बिहार का युवा, बिहार की महिलाएं, बिहार का उद्यमी अपने आप को एक सुरक्षित वातावरण में महसूस करता है। युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए सम्मान, उद्यमियों के लिए बिल्कुल पर्याप्त एक सुख सुविधाओं वाली व्यवस्था। इससे ज्यादा बिहार के लिए जो डेवलपमेंट, क्योंकि इन्होंने नौकरी के बदले जमीन ली, गुंडा राज चलाया इनकी पार्टी के लालू यादव ने, फिर राबड़ी देवी ने, ठीक है, तो इनकी स्थिति तो बहुत दयनीय है। इनको हर पार्टी, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, ठीक है। डॉक्टर अविनाश, बिल्कुल देखना होगा एसआईआर के बाद अब क्या तस्वीर इन परिणामों में बदलती हुई नजर आएगी। एकलव्य जी, बिहार की बात करते हैं, बिहार के लिए कहा भी जाता है कि मदर ऑफ ऑल इलेक्शन, और इसलिए बिहार का विधानसभा चुनाव बेहद अहम है। किस तरह से चर्चाओं में रहता है बिहार, वो हमने देखा भी, और इलेक्शन की डेट नहीं आई, लेकिन इसके पहले से एसआईआर के बाद से यानी जून से ही किस तरह से चर्चाओं में रहा। अब यहाँ के इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें आपको कंपटीशन कैसा देख रहे हैं, पहला सवाल। दूसरी बात कि असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम से, और साथ ही पीके की एंट्री को कैसे देखेंगे? क्या कुछ गेम चेंजर हो सकता है, या आपको लगता है कि मास्टर स्ट्रोक जो पीएम मोदी का है वही भारी रहेगा? देखिए श्वेता जी, बिहार का इलेक्शन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो इलेक्शन की जो डेट्स जो अनाउंस हुई है वो 6 और 11 तारीख को मेरे ख्याल से वोटिंग होगी, लेकिन जो रिजल्ट्स आएंगे वो 14 नवंबर को आएंगे, और 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के साथ चिल्ड्रंस डे भी होता है। और ये जो इलेक्शन है ये चिल्ड्रन के बारे में ही है, चाहे राजीव गांधी जी के बेटे राहुल गांधी जी हों, चाहे लालू के लाल हमारे तेजस्वी जी हों, चाहे शकुनी चौधरी जी के बेटे सम्राट चौधरी जी हों, चाहे रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जी हों। लेकिन मुझे लगता है जो असली कंपटीशन है वो दो बिहार के बेटों के बीच में है, जो कि नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर हैं। नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में एक प्रशासन जिस तरह का दिया है उससे अपने लिए, जिसे कहते हैं कि एक जैसे लाभार्थियों का और स्पेशली महिलाओं का जो एक वोट बैंक अपने लिए इकट्ठा किया है, एक वो फैक्टर। लेकिन उसके अलावा प्रशांत किशोर जी की जो अभी आपने बात करी, मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है श्वेता जी कि कहीं ना कहीं बिहार की जनता को आज तक कभी, जिसे कहते हैं ना कि जो थर्ड ऑप्शन, वो कभी उनके सामने इस तरह से किसी ने प्रेजेंट किया ही नहीं है। 2.5-3 वर्ष से उन्होंने धरातल पर मेहनत करी है, और मुझे लगता है कि वो एक ऐसा एक्स फैक्टर है जिसको इस बार रूल आउट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। मुझे याद पड़ता है कि 2012-13 में जब अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी इस तरह की बातें होती थी तो लोगों को लगता था अरे ये नई पार्टी है, ये है, क्या कर लेंगे, ये कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ना सिर्फ दोनों पार्टीज को, दोनों ही मतलब जो समूह हैं उनको डैमेज कर सकते हैं, वो मतलब सरकार बनाने की स्थिति में भी किसी तीसरे की एंट्री किसी एक के लिए नुकसानदायक होती है, दूसरे को फायदा पहुंचाती है। तो ऐसी स्थिति क्या आपको लगती है, और अगर ऐसा है तो वो कौन सी पार्टी हो सकती है जिसको फायदा हो सकता है प्रशांत किशोर के? नहीं, मुझे ऐसा लगता है श्वेता जी की कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी की जिस जो उनका प्लॉट है इस इलेक्शन में, वो दोनों ही तरफ नुकसान करेंगे, और हो सकता है कि कहीं वो इतना नुकसान कर दें कि वो भी सरकार का कम से कम एक हिस्सा बनने की स्थिति में आ जाएं। तो बिहार के इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है श्वेता जी, कि अगर आप बिहार के चुनावों का इतिहास देखेंगे तो अभी ये जो वोट चोरी और चुनाव आयोग के बारे में बात होती रहती है, एक चीज देखिए कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की जो एफिशिएंसी है वो भी इसमें दिखाई देती है, क्योंकि 2010 का जो चुनाव था वो 6 फेजेस में हुआ था, जो 2015 का था वो 5 फेज में हुआ था, 2020 का 3 फेजेस में हुआ था, और इस बार 2 फेज में वो कर रहे हैं। तो अगर अच्छी तरह से वो इस चुनाव को कंडक्ट करके एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो मैं समझता हूं कि ये चुनाव आयोग की भी एक सफलता होगी। बिल्कुल। राखी जी, कहते हैं कि चुनाव में कितना विकास हुआ, रोजगार, महंगाई, सब मुद्दे होते हैं, लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है तो जात पात, जातिवाद बहुत ऊपर हो जाता है। क्या आपको लगता है कि बिहार की जनता इस बार जात पात से ऊपर उठकर विकास के मद्देनजर या रोजगार के मद्देनजर वोट कास्ट करने जाएगी?
अल्टीमेटली जो है लोगों को, अगर हम भी अपने स्टेट की बात करें तो सबसे पहले हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, और सुरक्षा के लिए जो उदाहरण अभी मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा कि जिस तरह से चरण जो है हर चुनाव में कम होते गए, यानी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक हुई। जहां 5 चरण में चुनाव हो रहे थे आज 2 चरण में हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था कंट्रोल में आई है। और सबसे पहली प्राथमिकता अगर किसी प्रदेश की होती है तो वहां पे स्टेबल सरकार हो और सुरक्षा हमें अगर मिलती है तो निश्चित तौर पे बिना किसी कास्ट बार के लोग वोट देते हैं। लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी बहुत सारी बातें कर रही थी, जिस तरह का उन्होंने उदाहरण दिया, मैं आपसे यही निवेदन करना चाह रही हूँ पौरुष जी कि हमने गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम 2.25 करोड़ बिहारियों को किया। आपने बिहारियों की अभी कंपैरिजन बीड़ी से कर दी। आप तो चाहते हैं, हमेशा ये कहना चाहते हैं कि बिहार जो है वो हमेशा गरीब है, बिहार में कमजोर लोग हैं, और हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि बिहार इंटेलिजेंट लोगों का प्रदेश है। वहां पे मखाना को जिस तरह से जीआई टैगिंग के साथ में विश्व पटल पर लाने का काम किया, मुझे लगता है ये बहुत ऐतिहासिक काम होगा। लेकिन जिस तरह से इंडिया अलायंस जो महागठबंधन है, आपने देखा तेजस्वी यादव ने स्टेटमेंट दे दिया कि हम 243 सीट्स पर चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था। सीएम के फेस के नाम पर राहुल गांधी के स्टेटमेंट, अखिलेश प्रताप सिंह का स्टेटमेंट, तेजस्वी का स्टेटमेंट अलग अलग है। और इसीलिए यात्रा आप देखिए, इन्होंने निकाली बिहार अधिकार यात्रा, उन्होंने निकाली वोटर अधिकार यात्रा, अलग अलग यात्राएं निकली। और जो एसआईआर की बात अभी पौरुष जी कर रहे थे, श्वेता मैं क्लैरिफाई कर दूं, 67 लाख सबसे पहले हटे थे, लेकिन 1 महीने का समय मिला था। 1 महीने के समय के अंदर जो आपकी प्रॉब्लम थी, जो भी उनका रेक्टिफिकेशन होकर के वो 47 लाख हुए हैं, तो समय दिया था और सब कुछ पारदर्शी है। इलेक्शन कमिश्नर ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन एक लास्ट बात और कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगी कि गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो खत्म हो जाए। एक नकली गांधी अलग अलग प्रदेशों में जाकर के कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का काम कर रहा है। चाहे आप वेस्ट बंगाल देख लीजिए, चाहे वो आप यूपी देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, जम्मू कश्मीर देख लीजिए, जिन जिन लोकल पार्टी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने अलायंस किया, वहां लोकल पार्टी फ्लरिश हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ठीक है, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को मिला। गांधी का सपना, असली गांधी का सपना नकली गांधी आज पूरा करते हुए नजर आएंगे। पौरुष जी, मेरी आपत्ति है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की हार की बौखलाहट और एसआईआर के बाद में जो वोटर जुड़े वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर साफ परिलक्षित हो रही है। मुझे लगता है कि चुनावी चर्चाओं में जो है वो मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। असली कौन है, नकली कौन है। आपके नेता ने अपने पार्टी नीतीश कुमार का डीएनए चेक कराने की बात कही, आपको ध्यान हो तो राखी जी, उसका डीएनए चेक करा रहे थे, वो आपके साथ है और आप हारने के लिए जा रहे हैं। अगर आप हारने के लिए नहीं जा रहे होते तो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए चुनाव के समय डालने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। आपको अगर वास्तव में आप लोगों के लिए सीरियस थे तो आपको पिछले 5 साल के अंदर जो है लगातार आपको महिलाओं का सहयोग करना चाहिए था। परंतु ये बात साफ हो जाती है और आप कह रहे हैं बोले कि चुनाव आयोग ने मौका दिया। आप तथ्यों के मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पौरुष जी बोल रही, आप बीच में आप बोलते हैं दूसरे। राखी जी एक सेकंड, राखी जी एक मिनट, आप भी रुकिए ना, आप भी रुकिए पौरुष जी। जब अविनाश जी बोले तब आप भी नहीं कंट्रोल हो रहे थे, आप भी नहीं रुक रहे थे। मैं आपसे श्वेता की आप सवाल दूसरे का, मैं जो आपसे सवाल नहीं, मैंने इसलिए मैंने उनको चुप करने के लिए कहा, इसलिए मैंने कहा कि राखी जी आपने कह दिया, आप आपकी बात सुन रहे हैं। पौरुष जी, सवाल मेरा ये कि वोट चोरी, एसआईआर, जिस तरह से बड़े मुद्दे आपने उठाए और आपने कहा कि ये बड़ा मुद्दा है, क्या आम जनता यानी बिहार की जनता इसके आधार पर क्या उनके विजन को या उनकी सोच को आप प्रभावित कर सकते हैं? आपको लगता है कि ये 2 मुद्दे उन पर असर करेंगे? देखिए, मुद्दे तो मैंने जैसा कि बताया कि वहां पे शिक्षा, रोजगार या वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है मामला वो पहले से चला रहा था। परंतु भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही जो है बिहार के मतदाता ने इस रूप में देखी कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के एक संवैधानिक संस्था के साथ मिलकर के वहां के मतदाता को मताधिकार से वंचित करने का कुत्सित प्रयास किया। और निश्चित तौर पर अभी राखी जी कह रहे थे अभी इस बात को, बोले साहब हमने जो है, फिर आप बीच से बोल रहे हैं, फिर आप बीच से बोल रहे हैं, आप बीच से बोल रहे हैं, फिर आप सामने वाले को कहिए। आप मुझे सुनिए, मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं, चुनाव आयोग ने इस बात को क्यों कहा, सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी? राखी जी इस बात को बता दीजिए। अगर चुनाव आयोग सूची को सार्वजनिक करने का आदेश नहीं देता तो किसको क्या पता पड़ता कि मेरा वोट कट गया? सुप्रीम कोर्ट का भला मानिए, अभी बैठे संस्थाएं ऐसी, आपका बस पड़ता, आप तो वोट का अधिकार छीनने को तैयार हो गए थे। आपको बिहार में पता पड़ेगा, बिहार में पता पड़ेगा। एक सेकंड, चलिए ठीक है राखी जी, पौरुष जी एक सेकंड। एकलव्य जी, अब ये वोट चोरी को लेकर एक तरफ सवाल है कि वोट चोरी हो रहा है, और जब एसआईआर होता है कि चलिए करेक्शन हो जाए लिस्ट में, तो उसमें भी ऑब्जेक्शन, दोनों में ऑब्जेक्शन। क्या वाकई में आपको लगता है कि ये दोनों चीजों को जितनी प्रमुखता से विपक्ष ने, महागठबंधन ने उठाया, उसका असर वोटिंग पर पड़ेगा, वोटर्स पर? देखिए श्वेता जी, सबसे बड़ी बात तो एक तो ये है कि जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं वोट चोरी को लेके, एक बार के लिए अगर मान भी लिया जाए
कि इनका आरोप सही है, एक बार के लिए अगर मान भी लिया जाए तो उसका समाधान क्या है? एसआईआर ही है ना, और एसआईआर का भी ये विरोध करते हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आता, लेकिन जो देखने वाली बात है कि यदि ये इतना ज्वलंत मुद्दा है तो अभी जिन्होंने मतलब इस मुद्दे को लेके देश में आग लगा रखी थी, वो देश से बाहर क्या कर रहे हैं इस समय पे जब इतना इंपॉर्टेंट चुनाव है? तो दूसरी बात, एक बीजेपी को भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा श्वेता जी कि अब क्या है कि ये 20 वर्ष हो चुके हैं एनडीए के राज में, वहां पे 20 वर्ष हो चुके हैं। अब जनता को 20 साल पहले वहां पे कौन सा जंगल राज था या कौन सा वो कानून का राज लेके आए, जनता को ये नहीं चाहिए। अब जनता को चाहिए कि आपने पिछले 3-4 साल में क्या किया उसकी बात करो और आगे क्या करके दोगे उसकी बात करो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों ही जो हैं थोड़े से मतलब अपने जिनको कहते हैं कि जो उनके मुद्दे हैं वो उतने ठोस नहीं है जितने कि प्रशांत किशोर के आज धरातल पे वो मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि दोनों पार्टीज को, और ये दोनों मुझे लगता है दोनों ही जो गठबंधन है ये प्रशांत किशोर को बहुत हल्के में भी ले रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं दोनों समूह को इसका नुकसान होगा। अविनाश जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हैं? एनडीए की बात कर ले, नीतीश कुमार की बात कर ले या बीजेपी प्रशांत किशोर को लेकर? देखिए, प्रशांत किशोर से श्वेता जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर से लेके बीजेपी और एनडीए गठबंधन को कोई भी किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता इस बात को बहुत भली भांति जानती है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल में बिहार ने जो विकास की एक रफ्तार पकड़ी है, जो प्रगति की एक और अग्रसर हुआ है बिहार, तो उस बिहार को, और ऊपर से मोदी जी, आपको पता होगा श्वेता जी, बिहार एक सबसे ज्यादा आईपीएस और आईएएस देने वाला अगर कोई राज्य है तो वो बिहार है। एजुकेशन का अगर कहीं स्तर सबसे ज्यादा अच्छा है तो वो आज बिहार से आईपीएस और आईएएस निकल करके बिहार से आते हैं। तो निश्चित तौर पर अब बिहार की जनता इस बात को समझ चुकी है कि उनको विकास, यानी आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार से बिहार की जनता को फायदा है। डबल इंजन की सरकार, और बिहार की जनता इस बात को मानती है। वहां की महिलाएं, वहां के किसान, वहां के युवा, वहां के बुजुर्ग, जिस प्रकार से वहां जो काम, अब जो एक प्रगति की ओर जो वो आगे बढ़ रहे हैं, जो युवा पीढ़ी वहां की जो आगे बढ़ रही है, जिसको हम जैन जी भी बोलते हैं, तो वो जैन जी भी नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के साथ है। निश्चित तौर पर बिहार में आप क्या विक्लव जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, माफी के साथ कहना चाहूंगा श्वेता जी कि वो जो बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस निकलते हैं, वो भी आईएएस और आईपीएस तब बन पाते हैं जब वो बिहार छोड़ के दिल्ली और मुंबई में जाके पढ़ाई करते हैं। तो ऐसा नहीं है। आप देखिए कि श्वेता जी, धरातल पे आज एक चीज माननी पड़ेगी कि बिहार में एक जो चीज है वो भारत की एक तरह से सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है वहां की। तो ये बात है कि वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जो टैंजिबल डेवलपमेंट होता है, लोगों के जैसे कहते हैं सामान्य जीवन में क्या डिफरेंस आया है लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के, मुझे नहीं लगता कि एनडीए इस चीज को आज तक बता पाई है। ठीक है अविनाश जी, लेकिन कई बार होता है ना कि जब 5 साल की सरकार है फिर आपको लगता है कि हमें बदलना है या बदलाव चाहते हैं हम, तो आपने दूसरे पर भरोसा किया। क्या बिहार में ये सिचुएशन फिट बैठती है या आपको लगता है कि लगातार जिस तरह से नेतृत्व नीतीश कुमार का नजर आ रहा है और विकास बिहार में हो रहा है तो जनता इसी के साथ जाएगी? क्या सिर्फ यही आधार है? देखिए श्वेता, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं दोबारा आपको एक चीज बताना चाहूंगा। इस बार के चुनाव में ना तो वहां बिहार में कोई एंटी इनकम टैक्स का फैक्टर काम करेगा, क्योंकि निश्चित तौर पर मैंने जैसे पहले भी बताया कि बिहार की जनता अब प्रगति की ओर अग्रसर है। बिहार की दशा जो 1990 वाली जो हम बात करते हैं, जब जंगल राज चला, 1990-95 की हम बात, देश की राजधानी जो अपराध की राजधानी के आंकड़े बता रहे हैं, उसकी भी बात करो ना। उत्तर प्रदेश के अपराध की बात करो, राजस्थान की बात करो ना। उत्तर प्रदेश की आबादी मुख्यमंत्री को जान से की आबादी कितनी है? आप आबादी के उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? आप आबादी के परसेंटेज नहीं निकाल सकते शासन की। आप आबादी के हिसाब से परसेंटेज नहीं निकाल सकते। आबादी के हिसाब से परसेंटेज नहीं निकाल सकते। बिहार की आबादी में बस आबादी भी तो एक सेकंड रुकिए। बिहार की और उत्तर प्रदेश की आबादी देखी है। कहीं ना कहीं जो एक बड़ा फैक्टर है वो ये है कि जो एनडीए है उसमें पहले से बेहतर समन्वय है। आज चिराग पासवान भी खुल के इनके साथ में हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में नहीं थे, तो ये सब बहुत बड़े फैक्टर्स रहेंगे। बहुत अच्छे समन्वय से सारी पार्टीज काम कर रही हैं, परंतु दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां मतलब इंडिया गठबंधन में उस तरह का समन्वय नहीं दिखाई दिया है। कई बार मतलब आपके ही समूह से लोगों से, तेजस्वी जी से पूछने के बाद, राहुल गांधी से
पूछने के बाद भी उन्होंने तेजस्वी जी को सही तौर पे अपना लीडर भी डिक्लेयर नहीं किया, तो उनमें वो समन्वय नहीं दिखाई देता जो कि एक तरह से बीजेपी में बहुत क्लैरिटी है कि हम ये नीतीश जी के फेस पे लड़ रहे हैं और अगर हम जीतते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, तो क्लैरिटी है वहां पे। ठीक है, चलिए, क्योंकि वक्त भी खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, अब इंतजार था कि तारीख क्या आती है। 6 और 11 नवंबर वोटिंग के लिए है, 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन 2 चरणों में चुनाव होना है, सब कुछ तैयारी। लेकिन अब कह सकते हैं कि मुकाबला अब शुरू होगा, क्योंकि क्या वाकई में मुकाबला 2 पार्टी 2 गठबंधन के बीच में हो रहा है या फिर अंदरूनी तौर पर हो रहा है? अभी तो सीट शेयरिंग को लेकर भी क्या कुछ सामने आता है। कई बार हमने देखा है कई राज्यों में कि किस तरह से मतभेद होते हैं और आखिरी टाइम पर सब अलग अलग चुनाव या अपने कैंडिडेट उतारते हैं, किस तरह से मतभेद होता है। तो क्या ऐसी स्थिति बिहार में भी बनती है या वाकई में जो अपने मुद्दों को लेकर दावे किए जा रहे हैं उसी के साथ जनता जाती है? क्योंकि ये तो जनता जनार्दन है, तय कर देगी कि सरकार बिहार में किसकी बनेगी, किसके साथ जाते हैं। अब जरूर है कि हर पार्टी, हर नेता को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, क्योंकि ये दूसरे राज्य नहीं है, ये बिहार है। यहाँ हर चीज खास होती है, अहम होती है और सबकी नजर भी इस पर होती है। चलिए, इसी के साथ बी5 लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार।